हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता था, अभी हम थोड़े एक ब्रेक पे गए थे, उसके बाद हम वापस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी 10 AM सीरीज। उसका लेक्चर नंबर 26 है। सबसे पहले मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने बहुत सारे विशेष दिए। ओके, बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम में मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया। मैं अभी भी बहुत सारे मैसेजेस रीड नहीं कर पाया हूँ। मैं अभी आपको डिक्लेयर कर दूँ तो बहुत सारे रिप्लाई नहीं आए होंगे, मे बी ऑफकोर्स 1-2 दिन और लगेगा मुझे, देन फाइनली आई विल रिप्लाई ऑल दोज मैसेजेस। ओके, so thank you everyone for replying me and showing lots of love during my birthday. That was an awesome feeling. Okay, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पॉजिटिव नोट के साथ अपना लेक्चर नंबर 26 और देखते हैं आज का कट ऑफ कौन क्लियर करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया, इट इज वेरी फेमस इन स्टेट पीसीएस। ये MPPSC में भी आया हुआ है और बहुत से स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओनियन, पोटैटो और जिंजर की बात करें तो पूछा गया है ये किसका पार्ट होता है प्लांट में। लीफ का पार्ट होता है, स्टेम का पार्ट होता है, रूट का पार्ट होता है, या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, ओनियन पोटैटो की बात करें, इसको तो आपने सुना होगा, ठीक है, कि हम प्याज और आलू की बात कर रहे हैं तो किसका पार्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज बी, स्टेम। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको पता होना चाहिए प्लांट्स के किसका पार्ट होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी, स्टेम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस, मतलब टैक्स का रेट इंक्रीज होता है एज द अमाउंट ऑफ टैक्स बेस इंक्रीजेस। अगर टैक्स बेस इंक्रीज हो, कहने का मतलब आपको पता होगा, जैसे अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, इफ योर इनकम इज अप टू 5 लाख, तब आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। 5 लाख से ज्यादा इनकम हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, उससे ज्यादा इनकम हो देन उससे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। इसका मतलब क्या, अगर आपका टैक्स बेस बढ़ रहा है, मतलब वो जो बेस है जहां पर आपको रखा जाता है वो अगर बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स इंडिया में टैक्स भी इंक्रीज करता है। ये आपको पता होगा। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रेग्रेसिव या डिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। तो इसको किस टाइप का टैक्स कहा जाता है, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, टैक्स बेस बढ़ रहा है, तो आपकी टैक्स भी बढ़े। तो इस ऐसे टैक्सेशन को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। रिमेंबर, इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। रिमेंबर, अगर आपका टैक्स बेस बढ़े, जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है फॉर एग्जांपल, और आपका टैक्स कम हो जाए, ठीक है, मतलब ज्यादा इनकम अर्न करोगे तो कम टैक्स ले सरकार, तो ऐसे टैक्सेशन सिस्टम को हम रेग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर आपको एक कॉमन टैक्स कर दिया गया है, ठीक है, मतलब आप चाहे कितनी भी इनकम करें आपको सेम टैक्स देना पड़ेगा, तो ऐसे टैक्सेशन सिस्टम को हम प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। रिमेंबर, तो इंडिया में कौन सा है, दैट इज बी, प्रोग्रेसिव। और क्वेश्चन भी क्या पूछा था, टैक्स इंक्रीज हो, टैक्स बेस बढ़ रहा हो, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। टैक्स बेस बढ़ रहा है, हमारा टैक्स का बेस बढ़ रहा है, हम वो स्लैब को बढ़ रहा है, तो हमारा टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने अबुल फजल का नाम सुना होगा। अबुल फजल का मैंने यहां पर पूछा है, ही वॉज द सन ऑफ विच सूफी सेंट। ये एक्चुअली ऑलरेडी UPPSC के स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। कभी कभी ऐसे टिपिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो देखिए इसको याद नहीं करना है, इसमें तो क्वेश्चन के थ्रू ही आप याद करो, ज्यादा बेटर है। किसी को बन रहा है दैट इज वेल एंड गुड। तो आपने अबुल फजल का नाम नहीं सुना है तो अकबर के 9 जेम्स, आपको कमेंट बॉक्स से मुझे अकबर के 9 जेम्स लिख के बताना है, तो शायद आपको अबुल फजल का नाम याद आ जाए। तो 9 जेम्स कमेंट बॉक्स में आप बताइए, अकबर के 9 जेम्स। तो इसका करेक्ट आंसर, आई थिंक यू हैव रेड ऑल दोज स्टेटमेंट, all those options. It's the correct answer is A, that is Sheikh Mubarak. Remember, Sheikh Mubarak, Abul Fazl was the son of Sheikh Mubarak. Sheikh Mubarak is the father of Abul Fazl. तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर दैट इज A. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगेन जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी मैक्सिमम यूटिलाइज कहाँ की जाती है, ठीक है। इसमें से 4 ऑप्शंस है, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, रशिया एंड जापान। तो आई थिंक आपको जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पता होगा, ठीक है। तो अगर जिसको नहीं पता, कमेंट बॉक्स में मुझे व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, कमेंट बॉक्स में बताइए। जियोथर्मल एनर्जी के एग्जांपल आप बता सकते हैं। आई थिंक जैसे मैं ज्योग्राफी के लेक्चर देखे होंगे, दैट वुड बी वेरी इजी। इसका करेक्ट आंसर कहां पर सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया था, दैट इज ए, आइसलैंड। रिमेंबर, आइसलैंड इज अ वेरी फेमस कंट्री। कमेंट बॉक्स में मुझे आप आइसलैंड की कैपिटल बताएंगे, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर, मैक्सिमम जियोथर्मल एनर्जी जो यूटिलाइज की जाती है वो आइसलैंड में की जाती है। आइसलैंड इज वेरी फेमस। ओके, तो अर्थ के अंदर से एनर्जी अगर हम बात कर रहे हैं तो जियोथर्मल एनर्जी का एग्जांपल आप सोच सकते हैं। अगर आपने गीजर, हॉट स्प्रिंग्स पढ़ा होगा तो इट वुड बी एन इजी क्वेश्चन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज आइसलैंड। नेक्स्ट पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट थोड़ा ट्रिकी कर दिया मैंने। पूछा है इंडियन पार्लियामेंट में अ बिल में बी सेंट टू अ सेलेक्ट कमेटी। बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है,
किस स्टेज में सेलेक्ट कमेटी के पास भेज सकते हैं? ऑप्शन है आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग, second after the second reading, third after the general election during the second reading, and the fourth at any stage at the discretion of speaker। मतलब स्पीकर का जब मन करे तब वो भेज सकता है। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कब आप किसी भी बिल को, फॉर एग्जांपल कोई बिल पेश होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में, और आपको लगता है कि इसमें और थोड़ा सा इसको रीड करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग हैं, तो उसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाता है। तो कब भेजा जाता है? तो आई थिंक इफ यू हैव नोन दिस स्टेटमेंट, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, इसका करेक्ट आंसर है डी। रिमेंबर, स्पीकर कभी भी किसी भी स्टेज में बिल को भेज सकता है सेलेक्ट कमेटी में। अगर बिल लोकसभा में पहुंचता है, ऑफकोर्स देन स्पीकर भेज सकता है। अगर यही बिल राज्यसभा में होता है तो जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा वो इस बिल को कभी भी सेलेक्ट कमेटी के पास भेज सकता है। तो रिमेंबर, इस दिस केस यहाँ पे आंसर डी है, बट याद रखिएगा स्पीकर लोकसभा में भेजता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसको कभी भी सेलेक्ट कमेटी के पास भेज सकता है। तो यहां पर आंसर है दैट इज डी, ठीक है। तो कमिटीज होती हैं, वहां पर इन बिल्स को भेजा जाता है फॉर मोर जस्टिफिकेशन, कि उस बिल को और जो कुछ लूपहोल्स हैं उसको भी सॉर्ट आउट किया जा सके, उसमें मोर डिस्कशन हो सके, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा डी, स्पीकर कभी भी भेज सकता है, ऐसा नहीं कि पहली रीडिंग सेकंड रीडिंग के बाद भेजेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, बट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन मैंने पूछा यहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 266, उसके अंदर एक चार्ज एक्सपेंडिचर होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो पूछा कौन सी इन चार चीज आपके सामने लिखी है जो चार्ज एक्सपेंडिचर में मेंशन नहीं है। पहली बात तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑलरेडी मैंने पॉलिटी में बताया बहुत बार चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है। आई थिंक वी हैव गॉट द आंसर। अगर जिसने चार्ज एक्सपेंडिचर पढ़ा है मेरे पॉलिटी का, दैट वुड बी वेरी इजी क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर इज ई, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन 5 ईयर प्लान्स। ऐसा कुछ भी चार्ज एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा हुआ है। दीज 3 पॉइंट्स आर मेंशन्ड इन द चार्ज एक्सपेंडिचर, बट देयर आर सर्टेन मोर पॉइंट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन चार्ज एक्सपेंडिचर, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो याद रखिएगा एक्सपेंडिचर ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, यस इट इज मेंशन्ड। एक्सपेंडिचर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यस इट इज मेंशन्ड। डेप्ट चार्जेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस इट इज मेंशन्ड। बट देयर आर फॉर द मोर थिंग्स व्हिच आर मेंशन्ड, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। इट्स एन इजी क्वेश्चन, ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कभी कभी इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, बट थोड़ा घुमा के क्वेश्चन है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ स्विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीज्ड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी एक्टिविटीज इंडिया में वर्ल्ड में इंक्रीज हो रही है, अर्थ में इंक्रीज हो रही है? ऑप्शन है साइक्लोन्स आ रहे हैं ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, हरिकेन्स आ रहे हैं, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऐसे कभी भी एनालिटिकल क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा क्या आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे इंपैक्ट हैं, यू कैन नॉट जस्टिफाई वन इंपैक्ट। इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। याद रखिए इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब जो इवेंट्स हैं, ठीक है, अनइवन रेनफॉल भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मेल्टिंग ऑफ आइस, बहुत से रीजंस हैं, ओके। सो ऑल ऑफ द 3 आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बट देयर आर फर्दर मोर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ओके। तो और भी इम्पैक्ट्स होते हैं, ओके। तो यस, इसका करेक्ट आंसर दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव, ओके। अब आई थिंक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपने इस पर्सनालिटी का नाम सुना होगा, दैट इज नॉर्मन बॉरलॉग। याद रखिएगा नॉर्मन बॉरलॉग वेरी फेमस रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर किसी को आइडिया होगा। ही इज नोन एज, अब आपको बताना है कि एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन से क्यों फेमस है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। किस फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला है? मैंने आपको हिंट दी, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। ऑप्शन है एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन एंड पीस। तो आई थिंक बहुत से लोगों ने एग्रीकल्चर आंसर तुरंत लगा दिया होगा, जिसने लगाया है ये आंसर गलत है, क्योंकि एग्रीकल्चर में नोबेल प्राइज मिलता ही नहीं है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज डी, पीस, रिमेंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम एग्रीकल्चर इनको देख के लगा देते हैं, बट एग्रीकल्चर में कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दबाजी में ऐसे आंसर्स नहीं लगाने। इसका करेक्ट आंसर को पीस में मिल चुका है, ठीक है। और आप मुझे बताइए हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ओके। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको मुझे बताना है नॉर्मन बॉरलॉग जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन से कैसे रिलेटेड है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ओके। तो इसका तो करेक्ट आंसर दैट इज डी, पीस, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैंने ज़्यादा डिस्कवरी पूछ ली, जो स्टेट पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय विलियम रॉटेंजन। तो आई थिंक रॉटेंजन का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने क्या डिस्कवरी की है? ऑप्शन है रेडियो, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब, या नन ऑफ द अबव। कभी भी रॉटेंजन का नाम याद आए, आंसर आपके दिमाग में दैट इज बी, एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन्स आर वेरी फेमस बाय दिस पर्सनालिटी नेम। तो करेक्ट आंसर है, स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चंस भी आपके सही होने चाहिए, ओके। तो इसका आंसर है एक्सरे मशीन्स।
ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा है, ये हर एग्जाम में, चाहे यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, हर एग्जाम, असिस्टेंट कमांडेंट, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10th, मैं आपको इसमें बताऊंगा क्वेश्चन क्या पूछा था। वैसे क्वेश्चन यहां पर तो इजी पूछ लिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव मैक्सिमम एनर्जी, किसकी मैक्सिमम एनर्जी है। अभी जो मैं आपको समझाऊंगा ये आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऑप्शन है विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेस, अल्ट्रावायलेट और एक्स रेस। तो मैंने 4 ऑप्शन दिया और पूछा है मैक्सिमम एनर्जी किसकी है। ओके, तो आई थिंक आपने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप मार्क कर लोगे, नहीं आता तो पहले मैं समझाता हूं उसको, फिर आपको याद करना हमेशा लाइफ भर याद रहेगा। याद है कि मैंने मैक्सिमम एनर्जी पूछी है, तो पहली आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज एक्स रेज, बट मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने यहां पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना रखी हैं, इसमें आपको याद कैसे करना है। शॉर्ट फॉर्म है, देखिए जैसे अपन ABCD याद करते हैं तो यू के बाद बताइए क्या आता है, यू के बाद आता है वी के बाद क्या आता है डब्ल्यू आप भूल जाइए। ठीक है, तो UVW अपन ने मिस कर दिया, XY। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ABCD तरह हो गया, UVW भूल जाइए, XY, और फिर अपन को याद रखना है IMR। क्या याद रखना है, IMR। ठीक है, तो ये है सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मैंने लाइन से लिखी है। पहला मैंने लिखा है गामा रेस, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है एक्स रेस, फिर मैंने लिखा है U दैट इज अल्ट्रावायलेट, फिर मैं V दैट इज विजिबल, ओके, देन मैं लिखा I इंफ्रारेड, M से माइक्रो और R से रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है UV, फिर W भूल जाओ, XY IMR। ठीक है, तो IMR, आई मिस्टर, ऐसा करके याद कर सकते हो। ठीक है, अब आपको याद ये रखना है कि जो मैंने ऑर्डर लिखा है, ठीक है, इसमें वेवलेंथ का जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब सबसे ज्यादा अगर वेवलेंथ आपसे पूछे तो आंसर है रेडियो वेव्स। याद रखिएगा, आप देख सकते हैं वेवलेंथ, सबसे शॉर्ट वेवलेंथ इधर लिखी हुई है और सबसे लॉन्ग वेवलेंथ इस साइड लिखी हुई है। तो ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, आंसर इज दैट इज रेडियो वेव्स। तो पूछा सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, अरेंज करो इन वेव्स को अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, वो भी आना चाहिए। तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद आएगा तो आप अरेंज कर लोगे कि किस तरह में वेवलेंथ को अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेडियो की, सबसे कम किसकी होगी, गामा की, और उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। प्लस याद रखिए विजिबल लाइट की बात करते हैं तो विजिबल लाइट में आपने विबगॉयर सुना होगा, शायद मैं लिख देता हूं VIBGYOR। ठीक है, तो ये विबगॉयर है, V से वॉलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो आपने विबगॉयर सुना होगा। तो सिमिलर याद रखिएगा, विजिबल लाइट की ये लाइट है, तो अगर मैं वेवलेंथ पूछूं इसमें से किस कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज रेड। ओके, तो बिल्कुल सेम ऑर्डर है, जो ऊपर चल रहा है वही ऑर्डर यहां पर है। सबसे कम किसकी होगी, दैट इज वॉलेंट की। तो ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की वेवलेंथ होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें भी कलर्स भी आए तो आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, रिमेंबर व्हाट, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी पूछा जाए तो जस्ट रिवर्स कर देना है इसको। मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी गामा रेस की, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी गामा रेस की। तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी एनर्जी जस्ट इसको रिवर्स कर देना है अपन को। सबसे कम किसकी होगी, रेडियो वेव्स की। ठीक है, तो अब तो आई थिंक आपको समझ में आ गया वो याद करने की ट्रिक। ये अगर शॉर्ट फॉर्म याद हो गया तो आपको ये याद हो जाएंगी, वेवलेंथ, आपको विजिबल लाइट से विबगॉयर। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें ही पूछूं या सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो इसका भी उल्टा कर दीजिए, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वॉलेट की है। ठीक है, तो याद रखना आपको किस तरह सेट करना है। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगर मैंने बताया आपको UVW भूल जाना है, XYIMR, एनर्जी पूछा है, एनर्जी मतलब एनर्जी फ्रीक्वेंसी मतलब इस ऑर्डर में। ठीक है, तो बताइए सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, दैट इज गामा की, लेकिन गामा इसमें ऑप्शन था ही नहीं, तो इसमें सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या था, एक्स रेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था, दैट इज एक्स रेस। तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्स रेस है, वरना अगर इसका करेक्ट आंसर क्या होना था, दैट इज गामा रेस। ओके, तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वेवलेंथ में अरेंज करो। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट में बहुत बार यूपीएससी पूछ चुका है ऐसे क्वेश्चन, अरेंज दीज कलर्स दे देगा आपको, लाइट्स को पूछेगा, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी और अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, और या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे देगा, इनको अरेंज करो। तो ये क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी में इस तरह का है, बट स्टेट पीसीएस में आपसे डायरेक्टली 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन जरूर करना है, ये जरूर क्वेश्चन हर एग्जाम में इतने बार रिपीट हुआ है कि मैं क्या बताऊं।
तो ऐसी ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दी है। ओके, तो यहाँ पर हमारे 10 AM की जो 10 क्वेश्चन सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई है। आई थिंक आपको सीरीज वापस हमने बैक किया है। 25 लेक्चर्स के बाद हम बीच में स्टॉप हो गए थे 3 दिन के लिए, लेकिन हमने वापस स्टार्ट किया है। आई थिंक आप इसको वापस अप्रिशिएट करेंगे, जिसमें हम इस सीरीज को और आगे तक कंटिन्यू करें। आप कोई ब्लॉकेज नहीं है तो हम इसको कंटिन्यू कर सकें। तो जरूर कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए वो कमेंट जरूर करें। प्लस इवन अगर आपको पसंद आ रही है सीरीज, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो इसको जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं, मैंने आपको बताया था मैं एक अनाउंसमेंट लेके आने वाला हूं, तो वो अनाउंसमेंट मैं कल करूंगा आपको 10 AM पे, तो तैयार हो जाइएगा उस अनाउंसमेंट से। ऑफ कोर्स वो भी एक टेस्ट सीरीज से ही रिलेटेड है। सो विल मीट ऑन टुमारो और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज ऑल्सो। तो हम तैयार रहेंगे अपने नेक्स्ट सीरीज के लिए। और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनको जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई डाउट क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।